नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के प्रतिज्ञा की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, प्रतिज्ञा। ये उपन्यास 1927 में आया था और ये उस समय के समाज का, खासकर महिलाओं की स्थिति का एक आईना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे हम एक तरह का सामाजिक दस्तावेज कह सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। इसमें विधवा पुनर्विवाह जैसा उस समय के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा प्रेमचंद ने जिस हिम्मत से उठाया है वो कमाल है। सही कहा। और कहानी दिखाती है कि कैसे समाज की वो पत्थर जैसी रूढ़ियां और इंसानी जज्बात जैसे प्यार है, त्याग है, ये आपस में टकराते हैं। और उस टकराव का नतीजा क्या होता है, ये देखने लायक है। और इस टकराव के केंद्र में हैं दो मुख्य पात्र। एक है पूर्णमासी, कम उम्र की विधवा जो समाज के बनाए नियमों में एक जाल में फंसी हुई है। और दूसरा है अमृत राय, पढ़ा लिखा नौजवान, एक स्कूल टीचर जो समाज सुधारक है। वो इन जालों को काटना चाहता है। हाँ, हमारे पास उपन्यास के शुरुआती हिस्सों के कुछ अंश हैं। ये अंश न केवल संघर्ष की नींव रखते हैं बल्कि कहानी के अहम मोड़ भी तय करते हैं। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, देखते हैं कि प्रेमचंद हमें उस दौर के किन सच्चाइयों से रूबरू कराना चाह रहे थे। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से और यहीं हमारी मुलाकात होती है पूर्णमासी से। पूर्णमासी की कहानी सच में दिल को छू लेती है। कम उम्र में शादी हुई और जल्दी ही विधवा हो गई। अब सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले 1920 का दशक, एक विधवा का जीवन कैसा रहा होगा, खासकर एक युवा विधवा का। कल्पना करना भी मुश्किल है। सामाजिक नियम तो बहुत ही सख्त है। हाँ, उपन्यास के अंश बताते हैं कि पूर्णमासी का जीवन जैसे बेरंग कर दिया गया था। उसे सिर्फ सफेद साड़ी पहननी है। सारे गहने उतरवा दिए गए। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, त्योहार, सब में जाना मना, बिल्कुल वर्जित। और ये सिर्फ बाहरी पाबंदियां नहीं थी, है ना, ये तो जैसे उसके वजूद को ही सीमित करने का तरीका था। हाँ, और घर के अंदर की स्थिति, अपने ससुराल में, वो तो और भी मुश्किल थी। वही तो, उसकी सास का रवैया बहुत कठोर, असंवेदनशील। वो अपने ही घर में अकेली पड़ गई थी। निराशा, घुटन, कोई उम्मीद नहीं। यहीं प्रेमचंद की खासियत दिखती है। वो बिना किसी लाग लपेट के, एकदम सीधे तरीके से उस समय की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। बिल्कुल। 1920 के दशक में विधवाओं की ये स्थिति, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। ये एक आम हकीकत थी। हाँ, ये जो नियम थे, सफेद कपड़े, सामाजिक बहिष्कार, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे। ये असल में पितृसत्तात्मक समाज के औजार थे। अच्छा। हाँ, महिलाओं को, खासकर विधवाओं को नियंत्रित करने के लिए, उनकी पहचान मिटाने के लिए, समाज में उनकी भूमिका खत्म करने के लिए। तो पूर्णमासी का अकेलापन, उसकी बेबसी, वो हजारों लाखों बेआवाज विधवाओं की कहानी बन जाती है। सही कहा। और ये नियम कहीं ना कहीं समाज के उस डर को भी दिखाते हैं जो उन्हें एक अकेली स्वतंत्र स्त्री से लगता था। इसी अंधेरे माहौल में एक उम्मीद की किरण की तरह आते हैं अमृत राय। हाँ, अमृत राय उसी कस्बे के स्कूल में शिक्षक हैं, पढ़े लिखे, प्रगतिशील विचारों वाले। वो समाज की कुरीतियों को खत्म करना चाहते हैं। खासकर विधवाओं की जो दयनीय हालत है, उसे लेकर उनके मन में बहुत पीड़ा है। अमृत राय उस दौर के उन थोड़े से समाज सुधारकों का प्रतीक हैं जो मानते थे कि बदलाव सिर्फ शिक्षा और जागरूकता से आ सकता है। और वे विधवा पुनर्विवाह के जबरदस्त समर्थक थे। हाँ, उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं था, ये मानवीय अधिकारों, न्याय का सवाल था। किसी स्त्री को पति के मृत्यु के बाद पूरी जिंदगी अकेलेपन और तिरस्कार में जीने देना, वो इसे सामाजिक अपराध मानते थे। तो अमृत राय और पूर्णमासी की मुलाकात कैसे होती है, वो भी दिलचस्प है। हाँ, अमृत राय गांव में एक सभा कर रहे होते हैं, विधवाओं की स्थिति पर, समाज सुधार पर। और पूर्णमासी, वो समाज के डर से, लेकिन मन में शायद एक छोटी सी उम्मीद लिए, छिपकर उस सभा को सुनने पहुंच जाती है। और अमृत राय के जो तर्कपूर्ण, प्रगतिशील विचार हैं, उनकी बातों में जो सच्चाई है, बदलाव की आशा है, उससे वो बहुत प्रभावित होती है। उसे शायद पहली बार लगता है कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है, उसकी स्थिति पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक नया, थोड़ा व्यक्तिगत मोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, अमृत राय भी पूर्णमासी की सादगी, उसकी आंखों में जो पीड़ा है, उसका मौन दुख, उससे अनजान नहीं रह पाते। वो द्रवित होते हैं। तो दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरा भावनात्मक रिश्ता पनपने लगता है। हाँ, कह सकते हैं, प्रेम,
लेकिन ये किसी आम प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, एक युवा विधवा और एक प्रगतिशील समाज सुधारक, इनके बीच पनपता ये मानवीय एहसास वो रूढ़िवादी समाज कैसे बर्दाश्त करता। ये तो गुनाह जैसा था उनकी नजर में। बिल्कुल। ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का निजी मामला रह ही नहीं सकता था। ये तो समाज की सदियों पुरानी मान्यताओं पर, उनकी वो जो इज्जत और परंपरा थी, उस पर सीधी चोट जैसा था। आपने बहुत सही कहा। अमृत राय का चरित्र एक तरफ आदर्शवाद दिखाता है, पर प्रेमचंद ये भी दिखाते हैं कि आदर्शों को असलियत में उतारना कितना मुश्किल होता है। हाँ, अमृत राय शिक्षा और तर्क से समाज बदलना चाहते हैं, लेकिन जब उनका सामना समाज की कठोर, बेरहम सच्चाई से होता है, स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक बिल्कुल व्यक्तिगत भावना, प्रेम, जो अपने आप पनपती है, वो अनजाने में ही एक सामाजिक विद्रोह का रूप ले लेती है। सही कहा। ये रिश्ता सिर्फ अमृत राय और पूर्णमासी का नहीं रहता। ये पूरे गांव, पूरे समाज के लिए एक कसौटी बन जाता है। उनके दोहरे मापदंडों को भी दिखाता है। और जैसे ही गांव वालों को इसकी भनक लगती है, अमृत राय और पूर्णमासी के बीच इस जुड़ाव की, बस विरोध शुरू हो जाता है। और विरोध भी पहले घर से ही शुरू होता है। पूर्णमासी की सास जो पहले ही कठोर थी, अब तो और निर्मम हो जाती है। गांव के दूसरे रूढ़िवादी लोग भी खिलाफ हो जाते हैं, खासकर वो पंडित चुन्नीलाल जैसे, जो स्थानीय धार्मिक नेता हैं। हाँ, वो अपने रुतबे का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काते हैं, इसे धर्म और परंपरा पर हमला बताते हैं। और ये विरोध सिर्फ बाहर ही नहीं था, अमृत राय को अपने घर में भी जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। हाँ, उनके पिता पंडित रामनाथ, वो समाज में अपनी इज्जत को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सोचते थे। उनके लिए ये रिश्ता परिवार के नाम पर कलंक था। उनके लिए एक विधवा को बहू बनाना असंभव था, सामाजिक रुतबे के खिलाफ। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि कैसे परिवार की इज्जत का बोझ अक्सर व्यक्तिगत खुशी और मानवीय मूल्यों से भी बड़ा हो जाता है। इसी बीच कहानी में अमृत राय का एक दोस्त भी है, दयाशंकर, वकील है पेशे से। हाँ, दयाशंकर। वो अमृत राय को एक अलग तरह की सलाह देता है। वो कहता है कि तुम्हें पूरनमासी से शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ। मतलब वो समर्थन करता है। हाँ, लेकिन उसका तर्क अलग है। वो कहता है ये सिर्फ तुम्हारे प्रेम की जीत नहीं होगी, ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के लिए, सामाजिक सुधार के लिए एक मिसाल बनेगी। हाँ। तुम्हारी शादी एक प्रतीक बन जाएगी। ये सलाह तो स्थिति को और उलझा देती है। एक तरफ समाज और परिवार का दबाव जो रिश्ता तोड़ने को कह रहा है, और दूसरी तरफ ये सुधार का आदर्श जो शादी करने की प्रेरणा दे रहा है। अमृत राय तो जैसे एक चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। निजी भावना, पारिवारिक दबाव, सामाजिक आदर्श, इनके बीच संतुलन बनाना जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। दयाशंकर की सलाह में व्यवहारिकता है, पर क्या वो समाज की जटिलताओं को पूरी तरह समझ पा रहा है? सही बात है। इसी उथल पुथल और कश्मकश के बीच अमृत राय एक बड़ा फैसला लेते हैं, एक दृढ़ निश्चय, एक प्रतिज्ञा कि वे पूरनमासी से विवाह करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और ये सिर्फ एक भावुक फैसला नहीं है, ये उनके सुधारवादी सिद्धांतों की कसौटी है। पूरनमासी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है और समाज की रूढ़ियों को सीधी चुनौती है। प्रतिज्ञा उपन्यास का शीर्षक भी यही है। ये इसी केंद्रीय संकल्प को दिखाता है। प्रतिज्ञा या वचन का भारतीय संस्कृति में हमेशा से बहुत महत्व रहा है। हाँ, वचन निभाना, बात पर टिके रहना, ये चरित्र की मजबूती मानी जाती है। अमृत राय का अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहना उनके आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा और साहस दिखाता है। लेकिन ये प्रतिज्ञा उन्हें समाज के खिलाफ अकेला खड़ा कर देती है। बिल्कुल, एक अकेले योद्धा की तरह। ये दिखाता है कि सुधार का रास्ता कितना एकाकी होता है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अमृत राय सिर्फ शादी के फैसले पर ही नहीं रुकते। वो गांव में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी तेज कर देते हैं। लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक समर्थन मिलता भी है। सावित्री नाम की एक और विधवा है जो अमृत राय के विचारों से, उनके साहस से प्रेरित होती है। लेकिन दूसरी ओर रूढ़िवादी ताकतें और ज्यादा संगठित और ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं। हाँ, मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ती जाती हैं, पहाड़ जैसी। अगर हम इसे बड़े सामाजिक नजरिए से देखें तो ये व्यक्तिगत इच्छा और सामूहिक दबाव का संघर्ष है, लेकिन प्रेमचंद इसे बहुत गहराई से दिखाते हैं। हाँ, वे दिखाते हैं कि कैसे स्थापित सत्ता, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों जैसे पंडित चुन्नीलाल, या परिवार के मुखिया जैसे पंडित रामनाथ, या फिर समाज की भीड़, वो बदलाव की हर कोशिश को कुचलना चाहती है। वो अपनी जड़ता बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल। अमृत राय की प्रतिज्ञा इस सोई हुई व्यवस्था को झकझोर देती है और व्यवस्था पूरी ताकत से पलटवार करती है। ये सिर्फ विचारों का नहीं, सत्ता संरचनाओं का टकराव बन जाता है। और अब ये संघर्ष सिर्फ बातों या तानों तक नहीं रहता,
ये और क्रूर और व्यक्तिगत हो जाता है। पहला निशाना कौन बनता है? पूर्णमासी। हाँ, उसके ससुराल वाले समाज के दबाव में आकर उसे घर से निकाल देते हैं। वो बेघर हो जाती है, असहाय। गांव में उसे खुलेआम अपमानित किया जाता है, लांछन लगाए जाते हैं। ऐसी भयानक स्थिति में अमृत राय क्या करते हैं? वे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, वे उसे अपने घर में शरण देते हैं। और अमृत राय का ये कदम हालांकि मानवीय दृष्टि से बिल्कुल सही था, उस समाज के लिए तो जैसे आग में घी डालने जैसा था। हाँ, एक अविवाहित पुरुष एक युवा विधवा को अपने घर में पनाह दे, समाज की नजर में ये अक्षम्य अपराध था, खुली चुनौती। इसके बाद तो हंगामा ही खड़ा हो गया। अमृत राय और पूर्णमासी का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार। कोई उनसे बोलता नहीं, कोई उनके घर आता जाता नहीं, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल। और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बात से बहिष्कार तक नहीं रहती, अब शारीरिक हिंसा की धमकियां मिलने लगती हैं। उन पर हमले की कोशिशें भी होती हैं, और इस सबसे मुश्किल वक्त में जब अमृत राय को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब उनका अपना परिवार भी पूरी तरह से साथ छोड़ देता है। घर और समाज दोनों से बेदखल। वो अपने सिद्धांतों, अपने प्रेम, अपनी प्रतिज्ञा के लिए बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ये उपन्यास का वो हिस्सा है जहां प्रेमचंद का यथार्थवाद अपनी ऊंचाई पर है। वो किसी हीरो की जीत की कहानी नहीं लिख रहे, वो दिखा रहे हैं कि समाज की सड़ी गली मान्यताओं को चुनौती देने की असल कीमत क्या होती है। हाँ, सुधार का रास्ता आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, कांटों भरा होता है, और अक्सर इस रास्ते पर चलने वाले को अकेला ही चलना पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन की बातें करना और उसे अपनी जीवन में उतारना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। अमृत राय का अकेलापन इसी दर्द का प्रतीक है। और यहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो दिल को निचोड़ देता है। पूर्णमासी ये सब देख रही है। हाँ, वो देख रही है कि उसकी वजह से अमृत राय को, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका भविष्य अच्छा हो सकता था, कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सामाजिक अपमान, परिवार से अलगाव, भविष्य का अंधेरा, हिंसा का खतरा। उसके मन में एक गहरा अपराध बोध, मतलब गिल्ट, घर करने लगता है। उसे लगता है कि वो अमृत राय का जीवन बर्बाद कर रही है, उनके बड़े लक्ष्यों को, उनके सपनों को। ये एक बहुत ही मार्मिक और जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हाँ, एक तरफ अमृत राय के लिए गहरा प्रेम है, जिसने उसे पहली बार इंसान होने का एहसास कराया। दूसरी तरफ उसी प्रेम की वजह से अमृत राय को मिलते दुखों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना। वो प्रेम और अपराधबोध के बीच पिसती रहती है। वो समाज की क्रूरता को समझती है और जानती है कि अमृत राय के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। और इसी कश्मकश और अपराध बोध में वो एक बहुत कठोर, एक तरह से आत्मघाती फैसला लेती है। क्या? वो अपने प्रेम का, अपनी खुशियों का बलिदान देने का निश्चय करती है। वो अमृत राय से कहती है कि वे उसे भूल जाएं, उससे शादी करने की प्रतिज्ञा तोड़ दें, वापस अपने परिवार और समाज में अपनी जगह बना लें, ताकि वे अपने सुधार के काम को जारी रख सकें। वो नहीं चाहती कि एक अकेली विधवा के लिए उनका जीवन और मिशन तबाह हो जाए। लेकिन अमृत राय, वो अपनी प्रतिज्ञा और प्रेम पर अड़े रहते हैं। वो पूर्णमासी को इस तरह छोड़ने या प्रतिज्ञा से मुकरने को तैयार नहीं है। लेकिन पूर्णमासी पर जो बोझ है, सामाजिक तिरस्कार का, अंदरूनी तनाव का, भविष्य की अनिश्चितता का, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगती है। उसकी सेहत तेजी से गिरने लगती है। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। कहानी यहाँ एक बहुत ही त्रासद मोड़ पर आ जाती है। वाकई उपन्यास का ये हिस्सा पाठक को अंदर तक हिला देता है और कई गहरे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल पूर्णमासी के इस फैसले को लेकर उठता है। उसका ये बलिदान, ये क्या है? क्या ये समाज के दबाव के सामने उसकी हार है, उसकी कमजोरी है, या फिर उन मुश्किल हालात में जहां कोई और रास्ता ही नहीं दिख रहा, अपने प्रेमी के भविष्य के लिए, उसके बड़े लक्ष्य के लिए, अपने सुख को, शायद जीवन को भी दांव पर लगा देना? ये उसकी अंदरूनी शक्ति है, उसके प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमचंद कोई सीधा जवाब नहीं देते यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पाठक को उस स्थिति की जटिलताओं में उलझाकर छोड़ देते हैं। वे दिखाते हैं कि स्थापित व्यवस्था इतनी क्रूर और मजबूत हो सकती है कि उसके खिलाफ लड़ने वाले अकेले पड़ जाते हैं, और कभी-कभी व्यक्तिगत बलिदान ही उस अन्याय के सामने विरोध दर्ज कराने का एकमात्र, भले ही दुखद तरीका रह जाता है।
ये बलिदान उस व्यवस्था की क्रूरता को ही उजागर करता है। सही कहा। तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा के इन शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात की। हाँ, और हमने देखा कि कैसे ये अंश हमें उस दौर में विधवाओं की मुश्किल स्थिति, समाज सुधार के संघर्ष की कठिनाइयां व्यक्तिगत प्रेम और सामाजिक दबाव का टकराव और अंततः व्यक्तिगत बलिदान तक पहुंचने की एक दर्दनाक पर सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। प्रेमचंद का वो जो यथार्थवाद है और उनके गहरे सामाजिक सरोकार, वही इस कहानी को आज भी मतलब लगभग 100 साल बाद भी इतना प्रासंगिक और पढ़ने लायक बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष। प्रेमचंद इस उपन्यास से सिर्फ एक समस्या यानी विधवा पुनर्विवाह पर ही बात नहीं कर रहे। नहीं, वो असल में समाज के उन गहरे जड़ जमा चुके ढांचों पर सवाल उठा रहे हैं जो अन्याय और असमानता को बनाए रखते हैं। और साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि इन ढांचों को चुनौती देने की व्यक्तिगत और सामाजिक कीमत कितनी भारी हो सकती है। हाँ, अमृत राय का आदर्शवाद और पूर्णमासी का मौन त्याग, दोनों ही इस जटिल संघर्ष के दो अहम पहलू हैं। ये हमें व्यवस्था की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करते हैं। ये अंश हमें बेशक कहानी के अंत तक नहीं ले जाते, उपन्यास में आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये शुरुआती हिस्से ही हमारे मन में एक गहरा विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, और वो विचार शायद ये है कि ऐसे समाज में जहाँ परंपरा और रूढ़ियों की जड़ें इतनी गहरी हों, वहाँ सामाजिक सुधार की असली जीत क्या होती है? क्या जीत हमेशा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने में ही होती है, या फिर कभी-कभी जैसा हमें पूर्णमासी के चरित्र में या उसके निर्णय में शायद दिखता है, व्यक्तिगत पीड़ा सहना, त्याग करना, बलिदान देना, क्या ये भी उस पत्थर दिल व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा भले ही मौन बयान बन जाता है? कैसे बलिदान व्यर्थ जाते हैं या वे आने वाले बदलावों के लिए जमीन तैयार करते हैं? हाँ, इस पर गंभीरता से सोचने और मनन करने के लिए बहुत कुछ है।